हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। आप उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और हमारे वीडियोस को यूं ही अपना प्यार देते रहें और अपने ज्ञान को बढ़ाते रहें। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने गुप्त ऊष्मा की बात की थी, जिसको अंग्रेजी में लेटेंट हीट कहते हैं, और आज हमें बात करनी है गलन की गुप्त ऊष्मा और वाष्पन की गुप्त ऊष्मा के बारे में। अब ये समझना है हमें कि गलन की गुप्त ऊष्मा और वाष्पन की गुप्त ऊष्मा क्या होती है। सबसे पहले तो हमें यह जानना होगा कि गुप्त ऊष्मा क्या होता है। तो आई बटन में आपको मिल जाएगा कि गुप्त ऊष्मा के बारे में हमने पिछले वीडियो में क्या कहा था, उसको जाकर आप एक बार देख सकते हैं, या फिर सिंपल भाषा में हम इस बार समझा देते हैं कि गुप्त ऊष्मा क्या होता है। जब अवस्था परिवर्तन हो रहा होता है, अवस्था परिवर्तन के दौरान मान लीजिए किसी ठोस को अगर हम द्रव में परिवर्तित कर रहे हैं तो उसको ठोस अवस्था में मेल्ट होता है। मेल्ट मतलब गलता है, तो गल के वो पहुंच जाता है द्रव अवस्था में। तो जब वो द्रव अवस्था में पहुंचने लगता है तो आप अगर हम देखेंगे तो उस पदार्थ का तापमान ना ही बढ़ता है ना ही घटता है, वह कांस्टेंट रहता है और वह ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। जब हम अवस्था परिवर्तन करते हैं तो अवस्था परिवर्तन के दौरान भी हमें ऊष्मा ऊर्जा देने की आवश्यकता होती है। तो जो ऊष्मा ऊर्जा की मात्रा अवस्था परिवर्तन के दौरान पदार्थ द्वारा अवशोषित, याद रखिएगा एब्जॉर्ब, अवशोषित मतलब एब्जॉर्ब या उत्सर्जित कर दी जाती है, या आप कह सकते हैं इसको जिसको छोड़ दिया जाता है, वही गुप्त ऊष्मा कहलाता है। आज हमें बात करना है गलन की गुप्त ऊष्मा, मतलब किसी पदार्थ का ठोस से द्रव, गलना मतलब मेल्टिंग जिसको कहते हैं अंग्रेजी में, गलना मतलब मेल्टिंग, और फ्रीजिंग मतलब जमना। तो जब कोई पदार्थ ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित होता है तो उस समय वहां पर जितने ऊष्मा की मात्रा की आवश्यकता होती है उसको ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में जाने के लिए, उस ऊष्मा की मात्रा जो होती है उसी को कहते हैं गलन की गुप्त ऊष्मा। गलन की गुप्त ऊष्मा, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं गलन की गुप्त ऊष्मा। गलन का अंग्रेजी होता है मेल्टिंग। याद रखिएगा कि फिजिक्स ऐसा विषय है या फिर विज्ञान ऐसा विषय है जिसमें अंग्रेजी और हिंदी दोनों हमें जानना जरूरी होता है। तो हम बात कर रहे हैं कि जब वो मेल्ट होता है, ठोस से द्रव में जाता है, मतलब गलता है, और ऐसा भी तो होता है द्रव से ठोस अवस्था में जाता है। याद होगा जब हम गुप्त ऊष्मा के बताए थे तो गुप्त ऊष्मा से 2 वीडियो पहले आप देखिएगा तो वहां पर देखिएगा आप, हमने फ्रीजिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट का जिक्र किया है। फ्रीजिंग पॉइंट मतलब तापक्रम का वह बिंदु जहां पर कोई पदार्थ द्रव से ठोस में बदल जाता है, और तापक्रम का वह बिंदु जहां ठोस द्रव में बदल जाता है उसको मेल्टिंग कहते हैं, और द्रव से ठोस में बदल जाएगा तो फ्रीजिंग कह देंगे। ठीक है, तो यहां पर हमें देखना है कि गलन की जो गुप्त ऊष्मा होती है, मतलब गलने समय अवस्था परिवर्तन जब ठोस से द्रव में जाए या द्रव से ठोस में जाए, उस समय किसी पदार्थ द्वारा कितनी ऊष्मा अवशोषित कर ली जाती है या कितनी ऊष्मा उत्सर्जित कर दी जाती है, यही गलन की गुप्त ऊष्मा कहलाती है। तो देखिए यहां पर हमने मेंशन भी किया है किसी पदार्थ की गलन की गुप्त ऊष्मा। गलन की मतलब गलने की, जिसको कि मेल्टिंग कहते हैं। गलन मतलब मेल्टिंग, मेल्टिंग की गुप्त ऊष्मा, गुप्त ऊष्मा मतलब लेटेंट हीट, ऊष्मा की वह मात्रा है जो उस पदार्थ के एक मात्रक द्रव्यमान, एक मात्रक मतलब वन सिंगल यूनिट मास जो होता है, मतलब एक यूनिट मास, अगर 1 केजी द्रव्यमान लिया या 1 ग्राम द्रव्यमान लिया, मतलब वो कहलाएगा सिंगल यूनिट, वन मात्रक द्रव्यमान को बिना ताप बदले, बिना टेम्परेचर में चेंज आए। क्योंकि जब हम गुप्त ऊष्मा की बात करते हैं तो पदार्थ की अवस्था परिवर्तन हो रही होती है, ना कि पदार्थ के तापमान में वृद्धि या कमी दर्ज की जाती है। तो यहां पर देखते हैं कि बिना ताप बदले ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में अथवा द्रव से ठोस में बदलने के लिए दी जाती है अथवा ली जाती है। जब हमें मेल्ट करना होता है तो हमें उसको ऊष्मा देना पड़ता है,
और जब हमें जमाना होता है उसके अंदर की ऊष्मा लेनी होती है। पता होगा आपको, जब हम किसी को ताप देते हैं तो उसके अंदर की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है मॉलिक्यूल्स की, तो यहां पर ऊष्मा देने का मतलब हो गया कि उसमें और ज्यादा गतिज ऊर्जा बढ़ेगा, और अगर ऊष्मा लेते हैं तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी, कम होगी। ठीक है, तो यहां पर हम बात कर रहे हैं कि या तो देंगे हम ऊष्मा, या तो हम दे रहे हैं, या तो हम उससे छीन रहे हैं। तो वही जो है ऊष्मा की मात्रा होगी, उसी को गलन की गुप्त ऊष्मा कहेंगे, चाहे ठोस से द्रव में हो या द्रव से ठोस अवस्था में हो। ठीक है, यहां पर बात करते हैं इसे किलो कैलोरी, याद रखिएगा किलो कैलोरी प्रति केजी में दर्शाया जाता है। यह सीजीएस पद्धति का मात्रक है, चाहे किलो कैलोरी में दर्शाइए या फिर कैलोरी प्रति ग्राम में दर्शाइए, यह सीजीएस पद्धति का मात्रक होता है। इसी को जो है जूल प्रति केजी में भी दर्शाया जाता है। याद रखिएगा गुप्त ऊष्मा का मात्रक जो है जूल प्रति केजी भी होता है, जो कि एसआई मात्रक होता है। तो यहां पर बात करते हैं कि इसमें व्यक्त की जाती है बर्फ जो होता है, जो जल को ठोस में बदलते हैं उसको बर्फ कहते हैं। तो बर्फ जो है, आइस जो है, उसके गलन की गुप्त ऊष्मा जो है 80 किलो कैलोरी प्रति केजी है, या 3.33 इंटू 10⁵ जूल प्रति केजी है। इसका मतलब क्या हो गया कि बर्फ को जब हमें गलाना है, 1 किलो बर्फ है उसको हमें गलाना है, तो जब तक वो पूरी तरह गल नहीं जाएगा तब तक तो उसका तापमान बढ़ेगा नहीं, लेकिन ऊष्मा की कुछ तो मात्रा उसको देनी होगी तब तो वो गलेगा। तो जो ऊष्मा देनी पड़ती है, जो ऊष्मा उस देने की आवश्यकता है उतनी कितनी है, 80 किलो कैलोरी प्रति केजी। याद रखिएगा इसका मतलब होता है 1 किलो बर्फ को गलाने के लिए मतलब मेल्ट करने के लिए 80 किलो कैलोरी ऊर्जा, क्योंकि ऊष्मा क्या है, ऊर्जा है, ऊष्मा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। मतलब 1 किलो बर्फ लाएंगे तो जितना हम उसमें ऊष्मा देंगे, जितना हमें एनर्जी देनी होगी वह होगी 80 किलो कैलोरी। ठीक है, या फिर इसको 3.3 इंटू 10⁵ जूल भी कह सकते हैं, इतनी ऊष्मा ऊर्जा की आवश्यकता होगी। वही चीज हमने यहां मेंशन किया, अर्थात 1 केजी बर्फ 0 डिग्री पर गलने के लिए 80 किलो कैलोरी की ऊष्मा लेता है। या फिर अगर हम बात करें कि 1 किलो जल है उसको हमें ठोस अवस्था में देना है, तो उससे ऊष्मा ऊर्जा लेनी होगी, बाहर खींचनी होगी, तो कितना, तो 80 किलो कैलोरी ऊष्मा निकालना पड़ेगा उससे। ठीक है, अब आता है वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। वाष्पन मतलब वेपोरेशन और कंडेंसेशन, दो टर्म आता है कि हम वेपोराइज करें। जब हम 100 डिग्री पर जल को उबालते हैं तो वह क्या होता है, ठोस अवस्था से द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था को प्राप्त कर लेता है, और संघनन जिसको कंडेंसेशन कहते हैं, गैस अवस्था को जब हम ठंडा करते हैं उससे ऊष्मा ऊर्जा निकाल लेते हैं तो वह द्रव अवस्था को परिवर्तित कर जाता है। उसी तरह से यहां पर देखिएगा तो वाष्पन की गुप्त ऊष्मा है। वाष्पन की गुप्त ऊष्मा का अर्थ होता है कि किसी द्रव को, याद रखिएगा, किसी द्रव के इकाई द्रव्यमान का मतलब यूनिट, एक यूनिट अगर उसका मास है, उस मास को हम द्रव अवस्था में बदलने के लिए जितनी ऊष्मा ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसी को हम लोग वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। तो वही चीज यहां पर मेंशन है, किसी पदार्थ की वाष्पन की गुप्त ऊष्मा की वह मात्रा है जो उस पदार्थ के एक मात्रक सिंगल यूनिट द्रव्यमान जो है, सिंगल यूनिट मास जो है, उसको बिना ताप बदले, याद रखिएगा बिना टेम्परेचर में चेंज किए हुए, क्योंकि पता है कि जब अवस्था परिवर्तन होता है तो पदार्थ के तापमान में ना ही वृद्धि होती है ना ही कमी होती है। क्या होता है, जो ऊष्मा उसके अवस्था परिवर्तन में खर्च हो जाता है, यूटिलाइज हो जाता है, वही तो गुप्त ऊष्मा है ना। तो बिना तापमान बदले द्रव अवस्था से वाष्प अवस्था में चले जाए या फिर वाष्प से द्रव अवस्था में आ जाए, मतलब पहला जो कंडीशन है वह आपका है वेपोराइजेशन का, दूसरा जो कंडीशन है वह है आपका कंडेंसेशन का, जिसको कि संघनन कहते हैं। इसके बाद बदलने के लिए दी जाती है अथवा ली जाती है। ठीक है, अब अगर हम बात करें तो जल वाष्पन की जो गुप्त ऊष्मा है वह 100 डिग्री तापमान पर
100 डिग्री तापमान पर जब जल जो है वह द्रव अवस्था से गैस अवस्था में बदलेगा, उसके लिए 540 किलो कैलोरी प्रति केजी ऊष्मा की आवश्यकता होगी, मतलब गुप्त ऊष्मा की आवश्यकता होगी, या फिर 22.6 गुना 10 पर पावर 5 जूल प्रति केजी ऊष्मा की आवश्यकता होगी। इसका अर्थ होता है अगर हमारे पास 1 केजी जल है, उसको हमें 100 डिग्री पर हमने गर्म कर दिया, अब उसको वाष्पीकृत होने के लिए, वेपोराइज होने के लिए जितनी ऊष्मा ऊर्जा की आवश्यकता होगी वो 540 किलो कैलोरी होगी। और अगर हम बात करें एसआई पद्धति में तो 22.6 गुना 10 पर पावर 5 जूल ऊष्मा ऊर्जा की आवश्यकता होगी। या फिर 100 डिग्री पर अगर कोई गैस है, या फिर मान लेते हैं कि वाष्प है, जल का ही वाष्प है, उसको हमें गैसीय अवस्था से द्रव अवस्था में अगर लाना है तो उसके लिए हमें 540 किलो कैलोरी ऊष्मा ऊर्जा उससे लेनी होगी। ठीक है, ये क्या था आपका गलन की गुप्त ऊष्मा, और दूसरा है आपका वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। गलन की गुप्त ऊष्मा को लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं और वाष्पन की गुप्त ऊष्मा को लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कहते हैं। उम्मीद करता हूं चीजें समझ में आई होगी, और आप लोग इसी तरह से वीडियो को देखते रहिए। अच्छा लगे कमेंट भी कीजिए, और आप लोग अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।